नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स छपे हैं। वैसे हर दिन 7 आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपके साथ लगभग 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन से 6 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा, तो ये जो शिवसेना पॉलिटिकल क्रॉस रोड पे है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है परिमल माया सुधाकर जी का, इसको देखेंगे। प्लान मैन ऑफ इंडिया, बेसिकली प्रशांत चंद्र महालानोबिस की बात हो रही है, तो इनके बारे में एक आर्टिकल अथानु विश्वास ने लिखा है, इसको देखेंगे। फिर भाई, ये जो प्रिजनर्स वोटिंग नहीं डाल सकते, देखिए क्या है हमारे लॉ में, सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर आप जेल में बंद हो, कन्फाइनमेंट है, अंडर ट्रायल हो, अंडर ट्रायल मतलब आपको कन्विक्ट नहीं किया गया, कोर्ट में जज सामने खड़े होकर मिलॉर्ड कर करके आपको ये नहीं बोला है कि आप गिल्टी हो किसी क्राइम के, तो अंडर ट्रायल हो और जेल में बंद हो तो आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन कन्विक्टेड हो, आपको सजा सुनाई जा चुकी, बट बेल पे बाहर हो तो वोट डाल सकते हो। तो ये एनॉमली के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, इसको देखेंगे। फिर जो गवर्नर है आपके तमिलनाडु के आर एन रवि साहब, इन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि तमिलनाडु के द्रविडियनिज्म के अगेंस्ट जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक का टाइम दे दिया रेबल शिवसेना एमएलएस को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। इस पर्टिकुलर जुडिशियल इंटरवेंशन को गलत बताया गया है, इसको देखेंगे। और यूएस के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड गन ओनरशिप को लेके एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है, इसे देख लेंगे। तो इतने आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन जरूर दबाएं। शिवसेना एट द क्रॉस रोड, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा याद दिलाता हूं। तो देखिए, अभी शिवसेना के अंदर जो पॉलिटिकल डिफेक्शन हुआ है ये बहुत बड़ा है। 1990s में एक ऐसा ही डिफेक्शन एन चंद्रबाबू नायडू ने एनटी रामाराव के अगेंस्ट किया है। मतलब बेसिकली इस प्रकार के डिफेक्शंस कम देखने को मिलते हैं। 55 एमएलए में से ऑलमोस्ट 38-39 एमएलए निकल गए, किसकी तरफ से? उद्धव ठाकरे के कैंप की तरफ से। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो वजह क्या बताई जा रही, तो देखिए बहुत सी वजह मार्केट में चल रही है। अब इनको एग्जैक्ट वजह बोलना सही नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से ये जो एमएलए एकनाथ शिंदे का कैंप है, ये उद्धव ठाकरे जी से इसलिए नाराज है क्योंकि उद्धव ठाकरे जी एज द चीफ मिनिस्टर इनएक्सेसिबल है। मतलब ओवरऑल ही ज्यादा एमएलए से मिलते नहीं है, ओवरऑल ज्वाइंट लीडरशिप के सिद्धांत में भरोसा रखते हैं। अभी बीच में क्या हुआ कि तबियत भी खराब हो गई थी उद्धव ठाकरे साहब की कोविड-19 के समय पे, और उनकी स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही ऐसा है, एक सिंगल इंडिविजुअल हर चीज का डिसीजन नहीं दे रहा है, वो ज्वाइंट लीडरशिप में भरोसा रखते हैं। इनके जो फादर थे बाल ठाकरे साहब, वो एक सिंगल लीडर थे। बाल ठाकरे साहब अपने आप में कैरिज्मेटिक लीडर थे और वो अपने हिसाब से काम करते थे। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी का क्या है कि वो एक कलेक्टिव लीडरशिप लेके चलते हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे जी के साथ मिस्टर एकनाथ शिंदे, फिर जो उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, फिर अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के, और बाला साहब थोरात कांग्रेस के, ये सब कहीं ना कहीं मिलकर डेली के बेसिस पे महाराष्ट्र के अंदर जो डेली अफेयर्स है उनको कंट्रोल करते हैं। अपोजिशन में जो बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं देवेंद्र फडणवीस सर, ये क्या है, ये रेगुलरली एमएलए से मिलते रहते हैं, एक्सटेंसिवली स्टेट की टूर करते हैं और लगातार ओवरऑल अपने पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को प्लान करते रहते हैं। फिर जो सुशांत सिंह राजपूत का हाई प्रोफाइल केस आया था, आर्यन खान के जो हाई प्रोफाइल केसेस आए थे, इसमें जो एनसीपी के मिनिस्टर्स के ऊपर जो इल्जाम लगा था, और ओवरऑल राज ठाकरे का जो एमएनएस का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाला जो इशू था कि मस्जिदों के बाहर अजान को लाउड स्पीकर से नहीं पढ़ना है, इन सारे इश्यूज को लेके उद्धव ठाकरे जी का जो स्टैंड था थोड़ा सॉफ्ट बताया गया और अपोजिशन का स्टैंड थोड़ा स्ट्रांग बताया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो उद्धव ठाकरे जी का जो स्टैंड रहा है इन सेंसिटिव इश्यूज को लेके, इसको लेके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो शिवसेना का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है इसको कमजोर बताया जा रहा है। और प्लस एक और रीजन तो है ही कि जो एकनाथ शिंदे का कैंप है वो कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर अपने आप को सेग्रीगेटेड फील करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो एमएलए है वो थोड़ा साइड हो गया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है कि पिछले 56 साल में जब से शिवसेना बनी है तब से केवल 10 साल ये पावर में रही है, अभी के स्टेंट को मिला के। तो ओवरऑल शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी अपने गवर्नेंस के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन हाँ, ग्राउंड लेवल पे शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, तो ये जीतते रहने चाहिए। पावर में बहुत कम ही रही है शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लस इस आर्टिकल में ये भी बता रहे हैं कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेजेंस में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बहुत से डोमेन्स में आप कह सकते हो शिवसेना को एक प्रॉपर टक्कर दे रही है महाराष्ट्र के कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ये सब बातें और बताई जा रही है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस नंबर 2 पे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कांग्रेस नंबर 3 पे, ये उतना आपको जरूरी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल
आप देखिए तो ये जो महाविकास अघाड़ी बनाई गई कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिला के, इसने कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर एक आइडियोलॉजिकल क्लैश कर दिया है। क्योंकि देखिए बीजेपी बहुत हद तक प्योर हिंदुत्ववादी एजेंडा पे चलती है, और कहीं ना कहीं ये जो आपकी शिवसेना थी इसका भी हिंदुत्ववादी एजेंडा था। अब पहले क्या था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय पे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे, उस समय पे जो बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा था वो बहुत रेडिकल नहीं था, बहुत स्ट्रांग नहीं था। उस समय बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्ववादी एजेंडा था वो बहुत स्ट्रांग था। आज की डेट में ऐसा बताया जाता है कि आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और शिवसेना का थोड़ा कमजोर हो चुका है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब उतने रेडिकल तरीके से बात नहीं करते, और इन्होंने महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस के साथ कॉलिशन कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी एजेंडा पे नहीं चलती है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो शिवसेना अपनी हिंदुत्व एजेंडा को खो रहा है, अपनी हिंदुत्व आइडेंटिटी को खो रहा है, ऐसा इल्जाम यहां पे लगाया जाता है। बट ओवरऑल उद्धव ठाकरे साहब ने यहां पे ये बोला कि यार केवल बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे तभी हिंदुत्ववादी एजेंडा दिखेगा, ऐसे हम हिंदुत्ववादी एजेंडा नहीं दिखा सकते। तो ये सब बातों को लेके कहीं ना कहीं शिवसेना के अंदर एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश है, और ये आइडियोलॉजिकल क्लैश कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी को अंदर से कमजोर कर रहा है। कई बार ये सवाल उठता है कि 55 में से 38 या फिर 39 एमएलए मान लीजिए साइड हो गए, तो क्या एक नाथ शिंदे कैंप के पास चला गया पार्टी का कंट्रोल? देखिए ऐसा नहीं है। शिवसेना पार्टी में सिर्फ एमएलए ही नहीं आते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी आते हैं। शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के नीचे कार्यकर्ताओं का पूरा नेटवर्क है। ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर केवल इलेक्टेड एमएलए की नहीं चलती है, ओवरऑल पार्टी लीडरशिप की ज्यादा चलती है, पूरे के पूरे हायरार्की की ज्यादा चलती है। तो कुल मिला के शिवसेना के साथ अगर ये पूरा का पूरा मामला शांत नहीं होता तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो पार्टी दो भागों में टूट जाएगी, या कंट्रोल एक नाथ शिंदे के कैंप के पास चला जाएगा। अब एक नाथ शिंदे के कैंप के पास पूरा कंट्रोल चला जाए ये देखना होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो लेट्स सी यहाँ पे आगे क्या होता है। इस पॉलिटिकल पार्टीज का अंत, क्राइसिस का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी देखिए चीजें क्लियर हो नहीं पा रही हैं। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चीजें पता चलेंगी। फिर बात करते हैं रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। यहां पे बात हो रही है प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी के बारे में। 29 जून को बनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और किस लिए इसको बनाया जाता है? ताकि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र पीसी महालानोबिस, जो कि प्लान मैन ऑफ इंडिया है, इनके कंट्रीब्यूशन को हम याद कर सके। तो भाई ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल कल्चर को प्रमोट किया है पीसी महालानोबिस ने इंडिया के अंदर। इनके मौत के 50 साल हो चुके हैं, 28 जून इस चीज को मार्क करता है। ओवरऑल इंडिया की स्टैटिस्टिकल इनहेरिटेंस इनसे आई है। डाटा कलेक्शन की फील्ड में प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी ने बहुत कुछ किया है, और ओवरऑल आज की डेट में कई बार बहस हमें डाटा क्वालिटी से रिलेटेड मिलती है कि भाई डाटा की रिस्पेक्ट हम ज्यादा काम नहीं करते। अब जब कोविड-19 के मौत का डाटा हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं उनके नंबर्स का, मतलब अक्सर कर इंडिया के अंदर ये कमी बताई जाती है कि हाँ भाई डाटा कलेक्शन हमारा अच्छा नहीं है। तो डाटा कलेक्शन के रिस्पेक्ट में पीसी महालानोबिस जी से हमें सीखने की जरूरत है। नेशनल और ह्यूमन डेवलपमेंट की एफिशिएंट प्लानिंग के लिए डाटा को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना, उसको एनालाइज करना, इस चीज की शुरुआत की थी पीसी महालानोबिस जी ने। और उनको काफी याद किया जाता है, 1950s में इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि इन्हों इन चीज के लिए याद किया जाता है। और ये उनकी खुद की मेहनत थी, प्लस उनका परफेक्शन था जिस प्रकार से वो चीजों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते थे। फिर यहां पे प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी की जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ जो रिश्ते थे उनको भी पॉइंट आउट किया जा रहा है। जैसे कि अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल हो गए, तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में महालानोबिस जी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ऐसा यहां पे बताया जाता है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी और पीसी महालानोबिस जी के बीच में जो रिश्ता था उसको भी यहां पे कंपेयर किया जा रहा है। टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर साहब पीसी महालानोबिस जी से 32 साल बड़े थे, लेकिन उसके बाद भी महालानोबिस जी टैगोर साहब को अपने दोस्त की तरह मानते थे, बहुत प्यार करते थे उनको, ऐसा उन्होंने अपनी वाइफ को बताया। जो यंग महालानोबिस है उनको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चला? तो देखिए पहली बार 1917 में एक स्कॉलर और एजुकेटर जिनका नाम था ब्रजेंद्र नाथ सील, इन्होंने महालानोबिस जी से बोला कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स को आप एनालाइज करो। तो एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल करना, डाटा को एनालाइज करने का जो सबसे पहला काम दिया गया था पीसी महालानोबिस जी को एक प्रोफेशनल स्केल पे, वो दिया गया था ब्रजेंद्र नाथ सील के द्वारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने का। तो रियल टाइप डाटा में स्टैटिस्टिकल वेंचर पहला था इनका ये। पहली बार टैगोर से मिले कब थे महालानोबिस साहब? तो 1910 में शांति निकेतन में मिले थे। ओके,
तो ओवरऑल आप देखो तो कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ रहने की वजह से भी जो प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी की पर्सनालिटी थी उसमें एक बड़ा एवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिला। धीरे धीरे आप देखेंगे कि टैगोर और महालानोबिस जी के बीच का जो एसोसिएशन था, जो बॉन्डिंग थी, वो स्ट्रांग होती गई। 1919 में टैगोर साहब ने एक लेटर लिखा उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया चेम्सफोर्ड को। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि जलियांवाला मैसेकर के बाद अपने नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था किसने? आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। और ये चिट्ठी को लिखने से पहले महालानोबिस जी से चिट्ठी को प्रूफ रीड करवाए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी के कांस्टेंट कंपेनियन की तरह थे यहाँ पे प्रशांत चंद्र महालानोबिस साहब। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ महालानोबिस जी ने बहुत सारी इंटरनेशनल विजिट्स की हैं 1920s पे। ओके, फिर अगर आप देखो तो महालानोबिस जी ने एक सीरीज ऑफ ऐसे लिखे, रविंद्र पर्चे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया। एक बंगाली मैगजीन प्रवासी में ये जो एसेस थे वो छपे थे। फिर अगर आप देखें रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो विजिट थी टू कनाडा इन 1929, जहां पे आप कह लो ओवरऑल जो कुछ भी हुआ था उसके रिस्पेक्ट में भी महालानोबिस साहब ने कैसे कहा। बेसिकली इस आर्टिकल में क्या क्या एसोसिएशन रहे हैं महालानोबिस साहब के रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, ये बताया गया। दूसरा, स्टैटिस्टिक के फील्ड में कैसे एवोल्यूशन हुआ यहाँ पे प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी का, इसको यहाँ पे बताया गया। हालांकि मैं बता दूं, प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी ने स्टैटिस्टिक के फील्ड में इतना बड़ा काम इसलिए भी कर पाए, रीजन बीइंग कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था पीसी महालानोबिस में। फिर भाई ऐसा बताया जाता है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर आइंस्टीन से मिले थे, जी हाँ, 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर आइंस्टीन से मिले थे, तो जिस समय पे वो आइंस्टीन से मुलाकात कर रहे थे महालानोबिस टैगोर के साथ ही थे। तो उस समय पे आइंस्टीन ने एक यंग साइंटिस्ट के बारे में पूछा था। तो ओवरऑल रविंद्रनाथ टैगोर को लिखा कि लगा कि जगदीश चंद्र बोस की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो महालानोबिस साहब है उन्होंने बताया कि नहीं भाई, यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस की बात हो रही है। तो ओवरऑल ये कुछ इंस्टेंसेस हैं पुराने जिनके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है। महालानोबिस जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज अ फिजिसिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, एक मिक्सचर इनका यहाँ पे प्रयोग हुआ। देखिए, जो इनिशियल पढ़ाई थी महालानोबिस साहब की वो फिजिसिस्ट की तरह थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने आप को स्टैटिस्टिशियन में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। और स्टैटिस्टिशियन में कन्वर्ट करने के लिए जो फिजिक्स की इनिशियल पढ़ाई थी ये इनके काफी काम आई। महालानोबिस साहब ने स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी को बनाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में बेकर लेबोरेटरी के अंदर स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी यहां पे स्टैब्लिश की महालानोबिस ने। और इस स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी में रविंद्रनाथ टैगोर अक्सर कर आते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टैटिस्टिक्स का बंगाली वर्ड रखा राशि बिजनन। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ इंस्टेंसेस हैं पुराने। अब ये इंस्टेंसेस एग्जाम्स में किस पर्सपेक्टिव में काम के हैं ये तो देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हाँ, ओवरऑल नॉलेज पर्सपेक्टिव से तो देखिए अच्छे हैं ही। 1933 में महालानोबिस ने लिखा इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम था संख्य। ठीक है ना। जो पहला इशू था सेकंड वॉल्यूम ऑफ संख्य, उसमें टैगोर ने स्टैटिस्टिक्स को कैसा दिखाया? द डांस स्टेप ऑफ नंबर्स इन द एरेना ऑफ टाइम एंड स्पेस which weave the maya of appearance, the incessant flow of changes that ever is and not। तो बेसिकली मैथ्स स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे ओवरऑल एक फिलोसॉफिकल वे में टैगोर ने यहाँ पे लिख दिया। और ये कैसे लिखा? चूंकि देखिए, टैगोर महालानोबिस जी साथ में थे, महालानोबिस जी इतना कुछ स्टैटिस्टिक के फील्ड में काम कर रहे थे, और बैक एंड से लिटरेरी एंड से जितना भी टैगोर सपोर्ट कर सकते थे महालानोबिस जी को, वो कर रहे थे। फिर भाई टैगोर जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना, और इसमें महालानोबिस जी ने बहुत मदद की। विश्व भारती के जॉइंट सेक्रेटरी की तरह काम किया महालानोबिस ने 10 सालों तक। ठीक है ना। विश्व भारती की गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एकेडमिक काउंसिल, एग्रीकल्चर बोर्ड, सब पे महालानोबिस जी थे। कहीं ना कहीं टैगोर के लाइफ कैलेंडर में महालानोबिस जी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और सेम वाइस वर्सा महालानोबिस जी की कैरियर में भी रविंद्रनाथ टैगोर का एक मेजर रोल रहा है। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर जब अपनी राइटिंग लिखते थे तो राइटिंग में लगातार मॉडिफिकेशन करते थे। पहले एक ड्राफ्ट लिखा, फिर दूसरा ड्राफ्ट लिखा, फिर तीसरा ड्राफ्ट लिखा। अभी दूसरा तीसरा ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो पहला ड्राफ्ट डिलीट करने को बोलते थे, बेकार करने को बोलते थे, डिस्ट्रॉय करने को बोलते थे टैगोर। महालानोबिस ने बोला नहीं भाई, पुराने रिकॉर्ड सब डिस्ट्रॉय मत करिए। स्टैटिस्टिशियन का तो काम ही यही है ना, भले ही आप टेक्स्ट को मॉडिफाई करते जाओ, बट टेक्स्ट की मॉडिफिकेशन के साथ पूरे पुराने टेक्स्ट को हटाओ मत, पुराने टेक्स्ट को भी रखो, क्योंकि पुराने टेक्स्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सेकंड टेक्स्ट में नहीं होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा था उससे उस समय की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, उस समय के एनालिटिकल सिचुएशंस के बारे में पता चलेगा। तो एंड में यही बताया जा रहा है कि भाई महालानोबिस जी जो भी स्टैटिस्टिक्स का काम करते थे उसमें डिटेलिंग और परफेक्शन होता था। इस काम को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाने में
टैगोर साहब ने उनकी मदद की। महालानोबिस जी ने इंडिया के लिए एक रिच स्टैटिस्टिकल लीगेसी की स्थापना की। डाटा कलेक्शन और एनालिसिस का एक बड़ा ही जबरदस्त सिस्टम इन्होंने बताया। यह सिस्टम इनके जाने के कई डिकेड्स तक चला। ठीक है, आज की डेट में तो देखिए जिस प्रकार का डाटा हमारे सामने आ रहा है उसमें अलग ही किस्म की डाटा साइंस की जरूरत है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ओवरऑल डाटा हमको बताता है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं करना है। बट ये तो देखिए साइंस के साथ हमको अडॉप्ट करना पड़ता है। जिस प्रकार का मेथोडोलॉजी, जिस प्रकार का सिस्टम महालानोबिस साहब अपने समय पे देख के गए थे, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। और आगे आने वाले समय में वो इंडिया के अंदर इंप्रूव ही हुआ है। तो प्रशांत चंद्र महालानोबिस जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो बॉर्न होमी थी उसके बारे में बात किया, और महालानोबिस जी का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। ओके, आगे चलते हैं। ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिस्पेक्ट में फिरोज वरुण गांधी का एक आर्टिकल है, उतना मुझे बहुत बढ़िया लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया नहीं। फिर बात करते हैं प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन। इंस्टेड ऑफ डी इनफ्रेंचाइजिंग ओनली सर्टेन क्लासेस ऑफ प्रिजनर्स, द लॉ प्रोहिबिट्स एनीवन इन कन्फाइनिंग फ्रॉम वोटिंग। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बाइकेमरल लेजिस्लेचर्स में जब भी वोटिंग होती है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को चुनने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को भी बुलाया जाता है। कुछ प्रपोर्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते। बताइए क्या होता है वो प्रपोर्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में। अब यही चीज 20 जून को ही जो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उनको आना था और विधान परिषद मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए वोटिंग डालनी थी। अब यहां पे दो एमएलए, एक नवाब मलिक जो कि जेल में है और एक अनिल देशमुख, ये दो एमएलए जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस को लेके। तो ये कोर्ट के पास पहुंचे कि भाई इनको वोट डालने की परमिशन दी जाए, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तो नहीं बोलना चाहिए, एज एन एमएलए अपनी ड्यूटी कर सकें कि हाँ भाई ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुन सके। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे चुना जाएगा और उसमें एमएलए को वोट डालना होता है, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बोल दिया। तो अब इस कंटेक्स्ट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने यहां पे परमिशन मांगी। किससे? पहले मांगी आपकी लोअर कोर्ट से, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से मांगी, फिर सुप्रीम कोर्ट से मांगी। तो स्पेशल जज तो था, पीएमएलए एक्ट के अंदर उनको जेल में डाला गया। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो स्पेशल जज था उस पहले उसके पास गए, उसने रिजेक्ट की। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया, उसने रिजेक्ट की। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उसने रिजेक्ट की। क्यों रिजेक्ट हो गई? देखिए यहां पे सवाल ये नहीं है कि एक क्रिमिनली कन्विक्टेड या फिर एक अंडर ट्रायल पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। एक ऑलरेडी आप कह लीजिए जो इलेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, वो एमएलए है या एमपी है। अब वो एमएलए है, एमपी है, इस केस में अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो अंडर ट्रायल होगा या कन्विक्टेड होगा। कन्विक्टेड मतलब उसको सजा सुना दी गई है, और अंडर ट्रायल मतलब उसके ऊपर केस चल रहा है। तो अगर वो अंडर ट्रायल है और अगर वो जेल के अंदर बंद है तो सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से वो अपना वोट नहीं डाल सकता। ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इंडिविजुअल अंडर ट्रायल है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी इलेक्टेड एमएलए है, वो अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन अभी वो जेल में बंद है, तो जेल में बंद है तो वो यहां पे वोट नहीं डाल सकता। समझ गए? कन्फाइनमेंट मतलब सिर्फ कन्फाइनमेंट के चलते वो वोट नहीं डाल सकता। और वहीं पे अगर आप देखो कि एक इंडिविजुअल को कन्विक्ट कर दिया गया है, मतलब कोर्ट में खड़े होकर जज साहब ने उसको सजा सुना दी कि हाँ भाई यू आर गिल्टी, बट जज साहब ने सजा सुनाने के बावजूद भी जो उसकी सजाएं छोटी है तो वो पूरा डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा 17(4) के हिसाब से आरपीए, और वो बेल पे बाहर है, तो कन्विक्टेड है बट बेल पे बाहर है, तो ऐसे केस में वो वोट डाल सकता है। तो यार ये एक एनोमली यहां पे बताई जा रही है सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की, कि भाई एक अंडर ट्रायल जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल तो नहीं बोलना चाहिए अंडर ट्रायल को, जब तक आप प्रूव नहीं होते कि आपने क्राइम किया तब तक आप गिल्टी नहीं माने जाओगे। तो अंडर ट्रायल हो, आपके खिलाफ केस चल रहा है बट आप जेल में बंद हो, आपके पास बेल नहीं है, तो उस केस में आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन आप कन्विक्टेड और बेल पे हो तो वोट डाल सकते हो। तो ये एक एनोमली है, इस एनोमली को करेक्ट करने की जरूरत है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ने इस एनोमली को पॉइंट आउट भी किया है, बट बड़े आश्चर्य की बात है कि इस एनोमली को करेक्ट नहीं किया। देखिए ये जो सेक्शन, ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, ये एक अच्छा लॉ है, इस लॉ को हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन इस लॉ में कुछ शब्दों के हेर फेर के चलते, कुछ प्रोविजंस के हेर फेर के चलते यहां पे एक एनोमली आ गई। कौन सी एनोमली? जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। और ये एनोमली आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करती है। ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए एक के खिलाफ केस चल रहा है, एक के खिलाफ सजा सुना दी गई, तो जिसके खिलाफ केस चल रहा है अभी सजा नहीं सुनाई गई, उसको सिर्फ कन्फाइनमेंट की वजह से आप वोट डालने का अधिकार नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना।
तो इसे करेक्ट करने की जरूरत है, बट एक्चुअली में इसे करेक्ट नहीं किया गया, ये गलत है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आपको सजा हुई है 4 साल से ज्यादा की, तो आप वोट नहीं डाल सकते। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आपको सजा हुई है, ठीक है ना, और उसके बाद आपको बेल मिल गई, आप वोट डाल सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप अंडर ट्रायल हो, सजा नहीं मिली है, बस केस चल रहा है और जेल में बंद हो, तो वोट नहीं डाल सकते। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो दिस इज बेसिकली द एनॉमली इन सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आगे चलते हैं। आउट ऑफ सिंक विद रविजनिज्म, आर एन रवि साहब, तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि। देखिए, पहले 9 महीने हो चुके आर एन रवि, इससे पहले नागालैंड के गवर्नर थे। नागालैंड के जो नागा ग्रुप्स थे वो इनसे काफी परेशान थे, नाक पे दम कर रखा था उनकी, तो भैया इनको नागालैंड से ट्रांसफर करके तमिलनाडु भेजा गया। अब तमिलनाडु में आर एन रवि साहब ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि ओवरऑल द्रविड़न स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट के अगेंस्ट जाते हैं। क्या हुआ? देखिए, जो गवर्नर की पोस्ट पे होता है, यूबर नेटोरियल असाइनमेंट में होता है, उससे थोड़ी स्कॉलरशिप दिखाने को एक्सपेक्ट किया जाता है। वो फंक्शंस अटेंड करे, लोकल कल्चर को समझने की कोशिश करे, स्पीचेस देते वक्त थोड़ा एक पॉलिटिकली न्यूट्रल स्टांस रखे। लेकिन यहाँ पे आर एन रवि साहब के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि काउंटर आइडियोलॉजिकल नैरेटिव यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। अभी देखिए, यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी की है और तमिलनाडु में सरकार एआईएडी सॉरी डीएमके की है। अब देखिए, तमिलनाडु में तो कभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नर के साथ क्लैश होना बनता है, ठीक है, चलता है। लेकिन मिस्टर आर एन रवि साहब ने कुछ ऐसे इश्यूज पे ऐसे कॉन्ट्रेरी स्टैंड लिए हैं जो कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बिल्कुल अपोजिशन में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली ही अयप्पा सेवा को राष्ट्र सेवा बोल दिया किसने? आर एन रवि साहब ने। इन्होंने बोला कि जो हमारा राष्ट्र है भारत, इसको ऋषियों और सेजेस ने बनाया है और हमारे वेदा के हिसाब से सनातन धर्म ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सनातन धर्म ने भारत को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली इंडिया की गवर्नेंस के लिए जरूरत है, लेकिन गवर्नेंस से भी पहले इंडिया में अगर कुछ आता है तो वो सनातन धर्म आता है। अब जैसे ही ये बात यहाँ पे बोली आर एन रवि साहब ने, तमिलनाडु में लोग नाराज हो गए। तमिलनाडु में बहुत सारे पॉलिटिशियन नाराज हो गए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस सनातन धर्म की वजह से ही कास्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन, जो वर्णाश्रम धर्म वाला जो हिसाब है कि भाई ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, ये आया सोसाइटी में। तो सनातन धर्म के चलते जब कास्ट सिस्टम इंडिया में आया है, और कास्ट एक बहुत मेजर फैक्टर है तमिलनाडु के अंदर, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करने वाला पर्सन यहां पे कास्ट सिस्टम को सीधे सीधे प्रमोट करता कैसे नजर आ सकता है? ये तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं। आर एन रवि साहब ने सीधे सीधे कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को सपोर्ट कर दिया, और सनातन धर्म में ही वर्णाश्रम धर्म वाला हिसाब है, कास्ट सिस्टम वाला। तो इस बात को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी में, थोड़ी क्या मेजर कंट्रोवर्सी में आ गए आर एन रवि। कहां पे? तमिलनाडु के। ठीक है, तो जो भी तमिलनाडु के आप कह लीजिए पॉलिटिशियंस है, वो इस समय पे ओपनली आर एन रवि के अगेंस्ट बोल रहे हैं। फिर ओवरऑल कुछ और इश्यूज हैं, जैसे कि मिस्टर आर एन रवि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को यहाँ पे सपोर्ट करने लगे। जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, केन पोनमुड़ी, उनको यहाँ पे आर एन रवि साहब ने बोला कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़िए, बहुत जरूरी है पढ़ना। अब इस बात को लेकर तमिलनाडु की सरकार नाराज है, क्योंकि तमिलनाडु की सरकार का बोलना है कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की सारे पॉइंट से वाकया नहीं रखते, और आर एन रवि साहब ओपन बोल रहे हैं कि भाई पढ़ के देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। फिर रिसेंटली आर एन रवि ने एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अगेंस्ट बहुत कुछ गलत बोला। तो फिर ये बोला जा रहा है कि एक गवर्नर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट ओपनली ऐसे बोले, इस प्रकार से अपने पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स को व्यक्त करे। तो कहीं ना कहीं गवर्नर के जो व्यूज हैं तमिलनाडु के अंदर, वो तमिलनाडु के लोकल पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आ रहे। और अभी रिसेंटली ही तमिलनाडु के अंदर ये जो स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम है तमिलनाडु का, जहां पे बहुत सारे एकेडमिक्स हैं, इनके जो सेक्रेटरी हैं पीबी प्रिंस गजेंद्र बाबू, इन्होंने गवर्नर आर एन रवि से बोला है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करिए, लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट करिए। मतलब तमिलनाडु के अंदर एक लीगली इलेक्टेड सरकार है, एक पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार है, जो कि तमिलनाडु के लोगों की विशेष के हिसाब से इलेक्ट की गई है। तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाने दो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लेक्चर मत करो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नर को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कई महीनों से 21 बिल पास करके तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर के पास भेज चुकी है अप्रूवल के लिए, अभी भी गवर्नर का अप्रूवल पेंडिंग है कई महीनों से। तो ये एक आर्टिकल यहां पे बताया गया, इसको हमने देखा। नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ टाइम ऑन कोर्ट्स एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ। जुडिशियल इंटरवेंशन की यहां पे बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट को यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मैं ये भी आपको बता दूं। तो रिसेंटली क्या हुआ कि भाई महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी स्पीकर थे,
उन्होंने कुछ लेजिस्लेटर्स के पास एक नोटिस भेजा कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और उस नोटिस में 2 दिन का टाइम पीरियड दिया गया इन रेबल एमएलएस को अपना रिप्लाई फाइन करने का। इतने समय में जो रेबल एमएलएस के लीडर थे एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने बोला कि भाई ये जो डेप्यूटी स्पीकर है ये ओवरऑल हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, हम खुद ये मानते ही नहीं कि ये डेप्यूटी स्पीकर है। अब क्या है कि भाई ओवरऑल लेजिस्लेटिव असेंबली में 55 शिवसेना के एमएलए थे, अब 38-39 साइड हो गए। अभी 38-39 में 14-15 के अगेंस्ट ये डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस आया था। तो पहली बात तो ये 38-29 बोल रहे हैं कि हम मानते ही नहीं कि डेप्यूटी स्पीकर है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन 38-39 एमएलए को 12 जुलाई तक का टाइम दे दिया ओवरऑल अपना रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए। अब यहां पे एक केस बहुत न्यूज में आ रहा है जिसका नाम है 1992 की होतो होलोहान या फिर किलहोतो होलोहान वर्सेस जसीलू। इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, समय मिला तो एक और वीडियो बनाऊंगा। ये जो किहोतो होलोहान वर्सेस जसूलू केस था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की 1992 में। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो सही है, लेकिन स्पीकर जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिसीजन लेगा कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, दैट डिसीजन विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हो तो होलोहान वर्सेस जसूलू में डिसीजन ये दिया कि एंटी डिफेक्शन लॉ सही है, स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकता है कैंडिडेट को, बट वो डिस्क्वालिफिकेशन सही है या नहीं सही है, दिस विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और ओवरऑल ये जो फाइनल डिसीजन है एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सालों तक डिसीजन स्पीकर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ। अब यहां पे जब डेप्यूटी स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को शुरू हुआ और एमएलए को 2 दिन का समय दिया, तो सबसे पहला सवाल तो उठता है कि क्या ये 2 दिन का समय इनफ है। देखिए, 2 दिन का समय ओवरऑल आथर शायद ये कहने की कोशिश कर रहा था इनफ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो रेबल एमएलए हैं गुवाहाटी के अंदर बैठे हैं, तो इनको अपने रिस्पॉन्स टाइप करने में ज्यादा समय लगता नहीं। तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को यहां पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। अगर एक डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग शुरू हुई थी तो उसको पूरा हो जाने देते आप। डिस्क्वालिफिकेशन होने या ना होने के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता तो चलता। पहली बात तो एक कोर्ट हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, केस हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट में सीधे सीधे केस नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था इन रेबल एमएलए के लॉयर से कि भैया पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने केस को एंटरटेन किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर यहां पे शुरू किया था तो उसको कंप्लीट हो जाने देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। एक बार डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर हो जाता उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रोल आ सकता था, लेकिन बीच में इंटरवीन करके सुप्रीम कोर्ट ने गलत प्रेसिडेंट यहां पे सेटअप किया। ये यहां पे जो कि बेसिकली एक प्रकार से रेबल एमएलए की मदद कर दी है। अब चूंकि रेबल एमएलए की मदद कर दी है, 12 जुलाई तक उनको टाइम दे दिया है, तो अब उद्धव ठाकरे जी की सरकार के सामने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, एक फ्लोर टेस्ट आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है उनके लिए पास करना काफी मुश्किल होगा। तो ये ओवरऑल यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल का सार है। और आज का फाइनल आर्टिकल, ग्लिमर ऑफ होप ऑन गन ओनरशिप राइट्स इन द यूएस। देखिए, यूएस के अंदर अभी रिसेंटली एक न्यूज बना के मैंने आपको बताया था कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जो कंजर्वेटिव जजेस हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क का एक जो गन कंट्रोल लॉ था, न्यूयॉर्क का गन कंट्रोल लॉ क्या बोलता था कि आप कंसील्ड फॉर्मेट में पब्लिक में गन लेके नहीं चल सकते, और अगर आपको चलना है तो अथॉरिटीज को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको उसकी जरूरत है। इस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया यूएस की सुप्रीम कोर्ट। तो इस कंटेक्स्ट में एक तरफ जहां पे कंजर्वेटिव जजेस ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट गन लॉज को कमजोर कर रहे हैं और गन लॉबी को स्ट्रांग कर रहे हैं, वहीं पे एक बाई पार्टीसन गन रिफॉर्म लॉ यहां पे लेके आएगा जिसका नाम है बाई पार्टीसन सेफर कम्युनिटीज एक्ट। इसको सेनेट में पास किया गया 65-33 मेजोरिटी के साथ। 15 रिपब्लिकन ने इसको सपोर्ट किया, जबकि रिपब्लिकन पार्टीज गन कंट्रोल लॉस के अगेंस्ट है। और ओवरऑल देखा जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 234 लोगों ने इसको सपोर्ट किया। मतलब बेसिकली ये बाई पार्टीसन सेफर कम्युनिटीज एक्ट पास हो गया है यूएस के अंदर। एक प्रकार का गन कंट्रोल लॉ है ये। जिस प्रकार का गन कंट्रोल लॉ डेमोक्रेटिक बनाना चाहते थे, डेमोक्रेट्स बनाना चाहते थे, उस प्रकार का नहीं बना पाए। बहुत हद तक इसके जो प्रोविजन है वो कम हार्श है। बट आज के समय में यूएस में जब गन कंट्रोल लॉबी इतनी स्ट्रांग है, रिपब्लिकन पार्टी इतना सपोर्ट कर रही है गन के प्रोलिफरेशन को, तो उस केस में कोई भी लॉ जो कुछ हद तक गन के प्रोलिफरेशन को रोकता है वो काम का ही होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के द्वारा बाई पार्टीसन सेफर कम्युनिटीज एक्ट लाया गया, ये कुछ हद तक तो भाई फायर आर्म्स के सेल को रोक ही सकता है। ओके, क्या बताया जा रहा है
जो डेमोक्रेट्स क्रिटिकल रेगुलेशंस ला रहे हैं वो यहां पे नहीं आ पाए। अब ये कर क्या क्या सकता है ये पर्टिकुलर लॉ? तो ये पर्टिकुलर लॉ जो गन खरीदने वाले लोग हैं उनके बैकग्राउंड चेक्स को बढ़ा सकता है, खासकर उन गन परचेजर्स के जो कि यंग हैं, 18 से 20 साल के हैं और उनका कोई जुवेनाइल मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड है। तो 18 से 20 साल के बच्चे जिनका कोई बैकग्राउंड में जुवेनाइल मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड है, उनके ऊपर एक एडेड बैकग्राउंड चेक हो सकता है, एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक हो सकता है, चेक किया जा सकता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों ये गन खरीद रहे हैं। उसके बाद क्लोजिंग द बायफ्रेंड लूप होल। देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस ऑफेंडर्स है जो कि कन्विक्टेड है, जो कि घर में औरतों को पीटने के लिए, ठीक है ना, लेडीज को पीटने के लिए पहले भी जेल में पहुंच चुके हैं, उनके खिलाफ केस वगैरह चल चुका है, उनके खिलाफ इल्जाम प्रूफ हो चुका है, वो अगर गन खरीदेंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई जा सकती हैं। प्लस रेड फ्लैग लॉस। देखिए जिन पर्टिकुलर स्टेट्स ने रेड फ्लैग लॉस जारी किए, रेड फ्लैग लॉस क्या होते हैं कि भाई गन प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए लोकल लेवल पे कुछ नियम कानून। तो जहां पे रेड फ्लैग लॉज है वहां की सरकारों को, जो केंद्र की सरकार है यूएसए की, वो थोड़ा बहुत पैसा देगी ताकि रेड फ्लैग लॉज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। $13 बिलियन यहां पे एलोकेट किया गया एजुकेशन एडवोकेसी की, स्कूल में मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए, वायलेंस प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए, मेंटल हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग और स्कूल सेफ्टी के लिए $13 बिलियन यहाँ पे एलोकेट किया गया है, ताकि ओवरऑल लोग मेंटली स्टेबल रहे। अक्सर का जब ये शूटिंग इंसिडेंट्स होते हैं यूएस के अंदर, तो ये पाया जाता है कि हाँ भाई कोई ना कोई बंदा था जो दिमाग से बिल्कुल हिला हुआ था, उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ था, वो मेंटली डिस्टर्ब था। तो इस प्रकार की मेंटल डिस्टर्बेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, इसके लिए $13 बिलियन लाया गया। ओके, अभी तक का जो सबसे इफेक्टिव लॉ है यूएस के अंदर गन कंट्रोल का, वो था असॉल्ट वेपन के ऊपर बैन 1994 का। ये लॉ 10 साल तक चला, एक डेकेड में एक्सपायर कर गया। इस प्रकार का लॉ दोबारा यूएस में नहीं ला पा रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर असॉल्ट वेपन्स थे यही मास शूटिंग में इस्तेमाल होते हैं। 1994 में इनको बैन कर दिया गया था, 2004 तक ये बैन चला था, बट वो 2004 के बाद ही बैन हट गया। आज की डेट में मास शूटिंग में यही बैन यूज होते हैं। अगर हम एक असॉल्ट वेपन बैन कुछ लेके आ सकें 1994 जैसा, तब वो एक विन विन सिचुएशन होगी, बट वो ला पाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी की यूएस की सरकार के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी बहुत ओपनली गन लॉबी को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेटिक इसके अपोजिशन में। तो पॉलिटिकली चीजें बहुत बटी हुई है, पैसा चलता है, तो ओवरऑल गन कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा है यूएस के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।